बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने आज तक इदारों को फ़ाल नहीं किया और जो मनसूबे और जो प्लानिंग हम करते हैं उसके हवाले से कानून साजी पर अमल दरामद नहीं होता। आपने देखा होगा कि शहर लाहौर के अंदर भी बड़े बड़े प्लाजे बन गए, कोई पूछने वाला ना था कि इनकी पार्किंग कहाँ पे है, इनकी मंजूरी कहाँ पे, इनके नक्शे कैसे मंजूर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये बुलंद बांग इमारतें खड़ी कर दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इनको गिराना पड़ा। आज भी पूरे मुल्क के अंदर आप जगह जगह देखें हाउसिंग स्कीमें बन रही होती हैं और हाउसिंग स्कीमों के हवाले से कोई भी मंजूरी नहीं ली जाती, ना किसी से पूछा जाता है, ना किसी को बताया जाता है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ज़री ज़मीनों पर ऐसी हाउसिंग स्कीमें रोज़ बरोज़ बनती ही चली जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चंद साल गुजरने के बाद कोई नई हुकूमत आएगी, कोई नई अदलिया में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आकर बैठेंगे तो वो फिर पूछेंगे कि ये प्लाजे, ये तामीरात कैसे हुई, फिर उनको गिराना पड़ जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी आबादियां हैं जिनके बारे में कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं। साल हाँ साल से लोग बैठे हुए हैं, ज़मीनें लेते हैं, आगे बेच देते हैं, खरीदारी होती रहती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ना उनके नक्शों की मंजूरी होती है, ना उनके NOC की मंजूरी होती है और ना ही कोई प्लानिंग के हवाले से कोई ऐसी मुनज़्ज़म मनसूबबंदी की जाती है कि वहाँ रिहाइश पजीर अफराद को बुनियादी सहूलतें मुयसर आ सकें। फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद जब लोग मुकदमा देकर जाते हैं या अदालतें आज खुद नोटिस लेती हैं तो ऐसी इमारतों को गिराना पड़ता है। फिर वहाँ के मकीन चीखते हैं, चिल्लाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी हक तलफी हुई, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी दुकानें गिरा दी गई, हमारे मकानात गिरा दिए गए। लेकिन कोई नहीं पूछता कि जब ये इमारतें बन रही थी इनका NOC किसने जारी किया, ये ज़मीन किसने अलाट की, फिर ये जब ज़मीन फ़रोख्त हुई किसने फ़रोख्त करने की इजाज़त दी और जिसने ख़रीदी आखिरकार उसने चेक तो करना था कि ये ज़मीन किसके नाम पर है। अगर इसकी बाकायदा मंजूरी नहीं है और जिस शख्स से खरीदी जा रही है उसके नाम पर नहीं है तो फिर किसी एक ना एक दिन आपको जाकर इसका सामना करना पड़ सकता है कि आपकी बिल्डिंग गिरा दी जाए या आपका मकान गिरा दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हम हर बार ऑपरेशन करते हैं, जगह जगह ऑपरेशन करते हैं, इमारतें गिराते हैं और इमारतें गिराने के बाद हमें यह अंदाज़ा होता है कि फ़लाँ हुकूमत के दौर में ये आबादी यहाँ पे बसाई गई थी और उसके बाद किसी ने आज तक उनको नहीं पूछा। होना ये चाहिए था कि उन लोगों से पूछा जाता जिन्होंने ये ज़मीनें अलाट की थी, जिनके दौर में NOC जारी किए गए, जिनके दौर में ये तजावज़ात बढ़ती चली गई, जिनके दौर में ये बिल्डिंग्स बनती चली गई। अगर उनको कैफरे किरदार तक एक बार पकड़ कर पहुँचा दिया जाए तो फिर शायद ऐसी इमारतें ना बने। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा कि हम पूरे मुल्क के अंदर ऐसी इमारतें बनने क्यों देते हैं, फिर क्यों हमें ये इमारतें गिरानी पड़ती। इसके साथ साथ आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान असम्बली में जो कुछ हो रहा है। इस वक्त अपोजिशन के अराकीन के खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं। हुकूमत कहती है कि CM बलूचिस्तान के ऊपर हमला किया गया, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत उनके साथ तावन नहीं करती, ना साथ चलना चाहती है और उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ये बढ़ती हुई जो एक खिला है, ये तफरीक है, क्या अपोजिशन और हुकूमत वहाँ ऐसी दस्तों गिरबान रहेंगी या बलूचिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसके नतीजे में कोई फाहम और तफहीम की सियासत हो सके। अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। बलूचिस्तान से भी हमारे साथ मौजूद होंगे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, सेनेटर हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, उनके साथ सना बलोच साहब BNP बेंगल से हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ शैलजा साहबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी। कराची के हालात, कराची में जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है उस पर बात करेंगे, लेकिन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी से और उनके साथ तशरीफ रखते हैं BNP बेंगल से जनाब सना बलोच साहब। अपना आगाज आपसे करते हैं काकड़ साहब, जो हुकूमत बलूचिस्तान है वो कम अज़ कम उसको चाहिए कि वो तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहरा करे, लेकिन अगर हुकूमत बलूचिस्तान ही अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात कायम करेगी तो ये टेंशन तो बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे कल्चर में अब बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते जा रहे हैं, जैसे तहम्मुल, टॉलरेंस। उसकी बुनियाद पे अगर आप फैशिस्ट रवैयों को एक्सेप्टेबिलिटी देना शुरू कर दें तो जो अपोजिशन का एक रवायती किरदार होता है डेमोक्रेसी के अंदर, हम कोई उसकी खिदमत नहीं कर रहे होंगे। हमें खुल के स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहना चाहिए। क्या पिछले माह या 2-4 माह कबल जब कैपिटल हिल पे कांग्रेस पे हमलावर हुए, वो 7
करोड़ वोटर्स की नुमाइंदगी का क्लेम करके वहाँ पे फिजिकल असॉल्ट उन्होंने किया। उसको जो बाइडन साहब थे, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट थे उस वक्त, उन्होंने इंसरेक्शन से, बगावत से ताबीर दी। दुनिया में जितनी सटल डेमोक्रेसीज हैं उन तमाम लोगों ने उस पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम किया और उसको ऐसा ही गर्दाना कि ये बगावत के ज़िम्मे में है। यहाँ पर कल बदकिस्मती से जो असेंबली है उसकी जो राइट टू कन्वीन था, जिसके लिए जमहूरियतों ने एक एक डेढ़ सदियों पर मुईत स्ट्रगल किया है, ठीक है, उस राइट टू कन्वीन को चैलेंज कौन कर रहा था? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट के मेंबरान ताले डालकर, गेटों पे खड़े होकर, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन पे, इसकी फुटेज मौजूद है। कोई मुझे या किसी और को इस पे अगर इनकार करेगा भी, अब सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ें छुपती नहीं है। मैं समझता हूँ कि वैसे थे पॉलिटिकल वर्कर तमाम लोगों को इन रवैयों पे सोचना चाहिए और इस हद तक कम से कम ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि ये रवैया हुकूमत का या अपोजिशन का दुरुस्त नहीं था, वो खुल के इस पे तनकीद भी करें और मेरे ख्याल में इस पे माजरत करना शायद ज़्यादा एक प्रोफाउंड और एक डिग्निफाइड स्टैंड होगा, बजाय इसके कि हम इसको स्पिन करें और इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है सना बलोच साहब, आपने बात सुनी काकड़ साहब की, माजरत करने में भी कोई हर्ज नहीं है। फिर सीएम बलूचिस्तान के ऊपर जो कायदे ईवान भी हैं, अगर इस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जाएगा, फिर असम्बली का माहौल इस तरह ख़राब होगा, तो क्या आप समझते हैं ऐसी नौबत आई क्यों? थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान में ये जो एहतजाज है ये कोई 14 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये नहीं है कि वो जो एपिसोड आप लोगों को जो नज़र आया है वो तो बिल्कुल लास्ट डे है। हमने असल में ये तकरीबन कोई 3 महीने कबल ही से प्रोटेस्ट करना, इजलास को रिक्वेस्ट करना शुरू किया गवर्नमेंट को, ये याद दहानी के लिए कि जनाबे वाला कवायद और ज़वाबित के तहत आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जमहूरियत का नाम ही इसी का है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है फिर एक हाउस को रन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए उसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। उसका कायदा नंबर है यानी सेक्शन है 115A, जिसके तहत ये मैंडेटरी है कि असेंबली का जो है इजलास फरवरी और अप्रैल के दरमियान में तलब किया जाए या उसके बाद तलब किया जाए, और उसमें जो है जो प्री बजट डिस्कशन है तमाम अराकीन असेंबली को सूबे की तकालीफ, मुश्किलात, मसाइल को जेर बहस लाकर एक बजट तश्कील दी जाए। क्योंकि बजट जो है किसी हुकूमत के जेब के पैसे नहीं होते, ये मेरे या जाम साहब की जमीनों की आमदनी नहीं है, ये गरीब अवाम के टैक्स का पैसा है। और बलूचिस्तान इस वक्त वो सूबा है जो खून खराबे से गुजर रहा है, आंसुओं से गुजर रहा है, मातमें हो रही हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, इसकी मईशत इस वक्त माइनस में, इसका स्टेगनेंट ग्रोथ है यानी बिल्कुल जमूद का शिकार है इसका ग्रोथ। बाकी सूबों के जो बराबर नेशनल एवरेज किसी भी एक कंपैरिजन कर लें, किसी भी एक डेटा का नेशनल एवरेज से 24 से 25% किसी भी, चाहे वो सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, हुनरमंदी का शोबा हो, सनतकारी का शोबा हो, बिजली की सहूलियात का हो, बलूचिस्तान उसमें से 30 से 40% जो है उसका नेशनल एवरेज से नीचे है। लेकिन बलोच साहब आपकी सारी बातें अगर दुरुस्त मान ली जाएं, आपके मुतालबात भी जायज़ हैं, लेकिन जो बात की जा रही है कि अगर आप असेंबली को ताले ना लगाएं, अगर आप सीएम बलूचिस्तान के खिलाफ हमला ना करें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल देखिए अब क्या हुआ, हमने अराकीन असेंबली ने 5 दिन पहले असेंबली के बाहर धरना दिया कि असेंबली का जो प्री बजट इजलास है हुकूमत वो करे, क्योंकि ये 3 साल से जो PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान है या हमारा 500-550 अरब रुपए का जो बजट बनता है वो 3 साल से इस सूबे में तकरीबन 1800 अरब रुपए खर्च हुए हैं, उससे बलूचिस्तान में खुशहाली नहीं हुई। ये तो जाम साहब या हमें गाड़ी के बिल्डोजर से बख्तरबंद गाड़ी से मार दिया, ये तो आपको शायद नजर आया, लेकिन बलूचिस्तान में हर शख्स को इस वक्त भूख प्यास के जूते पड़ रहे हैं, बेरोजगारी के जूते पड़ रहे हैं, भूख और अफलास के जूते पड़ रहे हैं, उनको हर किसी को जो है मायूसी और डिप्रेशन का बख्तरबंद गाड़ी लग रहा है। हमारा माशरा बहुत तकलीफ से, तो हमने कहा कि आप ये इजलास बुलाएं बजाय कि एक भी शख्स आने के। देखिए अब आपकी इसमें मैं समझता हूँ कि वजीर आला, पूरी हुकूमत, स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली सब बराह रास्त इसमें जिम्मेदार है कि आपके 24 अराकीन असेंबली 5 दिन तक पहले असेंबली के बाहर बैठे रहे, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप इजलास बुलाएं जो मैंडेटरी है, जो लाजिम है, आप वो इजलास तलब। बदकिस्मती ये हुई जब इजलास तलब नहीं किया गया तो
बाद में जब हमने जिस दिन इजलास होना था तो हमने कहा कि ये इजलास गैर कानूनी है, क्योंकि जब अगर प्री बजट डिस्कशन 115 के तहत नहीं होता तो प्री बजट के बाद ही बजट होता है, तो फिर अगर ये हुकूमत का बजट है तो उसको कैबिनेट में पेश करें, सिविल सेक्रेटरीट में पेश करें, वहीं से मंजूरी ले लें, फिर असेंबली में लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ, बलोच साहब की तरफ वापस आता हूँ। काकड़ साहब से इसका रिप्लाई ले लूँ। काकड़ साहब, अगर धरना जारी था, अरकान असेंबली बाहर बैठे थे, हुकूमत बलूचिस्तान को क्या मसला था? उनसे बातचीत कर लेते, उनको मना लेते, उनके मुतालबात सुन लेते। देखिए, मैं आपको दोबारा गुजारिश करूं कि यहाँ पे जो बड़े मुतालबात पोजीशन की तरफ से हमें समझ आए हैं, ये चाहते हैं कि इनके हलकों में जो ये स्कीमात आइडेंटिफाई करें उनको इंक्लूड किया जाए पीएसडीपी पे। ये प्री बजट या पोस्ट बजट सेशन की डिस्कशन के हवाले से कोई इशू नहीं था। कैबिनेट के सामने लाया गया, वहाँ पे ये पीएसडीपी जो लास्ट हमारी 2021 की उसकी अप्रूवल हुई और कवायद के तहत उसने असेंबली में पेश होना था। इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है, तमाम पाकिस्तान के कानूनदान सुन रहे हैं। बजट इजलास की रिक्वेजिशन को और कन्वीन होने को अगर कोई कानून दान या पार्लियामेंटेरियन गैर कानूनी कहे तो मैं उसका जवाब खामोशी से देना पसंद करूँगा। उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अर्ज ये है कि तमाम बजट इसी तरीके से पेश हुए हैं। कहाँ पर प्री बजट डिस्कशन कौमी असेंबली में अपोजिशन के साथ हुई है, सिंध असेंबली ने ये की है, केपी की असेंबली ने की है, पंजाब की असेंबली ने की है। ये अनोखी डिमांड इनकी जानिब से जो आई है वो कोई डिस्कशन के हवाले से नहीं आई है। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन यही चल रही थी कि जी हमारी आइडेंटिफाइड स्कीम्स को इन हलकों में डाला जाए। हमारा मौक़िफ़ या हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि डिपार्टमेंट्स जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिसमें अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, उन्होंने एक तरीक़ेकार के तहत स्कीमात आइडेंटिफाई की हुई हैं, चाहे उसमें हेल्थ की हैं, एजुकेशन की है, इरिगेशन, कोई भी ये डिपार्टमेंट्स है। और उस प्रोसेस के तहत आकर प्लानिंग डिपार्टमेंट से गुजरते हुए अप्रूवल्स डिफरेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की हैं और वो अब बजट का हिस्सा बन गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का है कि वो अपना प्लान पीएसडीपी का किस तरह डिज़ाइन करे। ठीक, ये आइन कोई एग्जीक्यूटिव का ये इख्तियार अपोजिशन की तरफ नहीं ट्रांसफर करता कि हम इनसे पूछ के करें, या किसी भी एग्जीक्यूटिव का। ये सिर्फ हमारी हुकूमत ना हो, कल के इनकी हुकूमत होगी तो ये भी यही करेंगे और इनका आइनी हक होगा। पिछले दौर में भी इसी तरह की पास प्रैक्टिस रही है। ये जमीयत पिछली हुकूमत में भी अपोजिशन में थी, कोई स्कीम इनकी आइडेंटिफिकेशन इनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं हुई है। उससे कबल नेशनल पार्टी जब थी तब भी यही कैफियत। लेकिन काकड़ साहब, क्या अपोजिशन के अरकान को उनके हलकों में तरक्याती मंसूबे नहीं होने चाहिए? मैं आपको यही नुक्ता समझने की जरूरत है। वहां पर इस वक्त हमारा एक भी एमपीए कोयटा में नहीं है, सारे के सारे अपोजिशन से हैं। वहां पर हमने लगभग इन 3 सालों में 40 अरब रुपए लगाए हैं। ठीक है, लेकिन वो एक निज़ाम के तहत लगाए हैं। ये नहीं कि कोई एमपीए साहब हमें कहेंगे या कोई एमएनए साहब हमें कहेंगे तो हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। हमने उस मैकेनिज्म को डिवाइस किया हुआ है। ठीक है, मैं आता वापस सना बलोच साहब, ये जो बात की जा रही है कि आप अपने फंड्स मांगते हैं अपने हलकों के लिए, अगर एक मजमूई तौर पर तरक्याती मंसूबे हैं तो उस पर अपोजिशन को क्या एतराज है? क्या हलकों का फंड ही बड़ा मसला है इस वक्त? मैं दोबारा अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा, दोहराऊंगा जिस तरह मेरे मोहतरम दोस्त ने कहा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं खुद कानून और आहीन का वो क्या कहते हैं कि राइटर्स में से हूँ, लिखने वालों में से हूँ। कानून ये कहता है, हमारा बाकायदा 115A, आप बलूचिस्तान असम्बली के अभी जाएं वेबसाइट पे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स की कॉपी पड़ी हुई है। वहां पर जब आप 115A पढ़ेंगे आपको वहां नजर आएगा कि वो मैंडेटरी है प्री बजट सेशन। इन्होंने कहा किसी और असेंबली ने नहीं की। आप गूगल करें केपीके का प्री बजट सेशन, आप गूगल करें आपको मिलेगा सिंध का प्री बजट सेशन। ये अलग बात है कि अगर उस सेशन हुए हैं उसमें से उसकी तजावीज की ना लें, लेकिन प्री बजट डिस्कशन सेशन ये मैंडेटरी है और हर असेंबली अपने कवायद ज़वाबित अलग बनाता है। बलूचिस्तान असेंबली के कवायद ज़वाबित में ये शामिल है। ये इस लॉ, it's not a demand, it's not a wish list of the opposition party। ये हमारी ख्वाहिशात की फहरिस्त कोई नहीं है। दूसरी बात में आता हूँ कि ये बात कि जी हम अपने हलकों के लिए मांगते हैं, हमारे हलके बलूचिस्तान का हिस्सा हैं। अभी इस पीएसडीपी में वजीर आला के डिस्ट्रिक्ट में 12 अरब रुपए के जो स्कीमात के, मेरा डिस्ट्रिक्ट साइज में से बड़ा है। मेरे
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूरे पाकिस्तान के सबसे गरीब डिस्ट्रिक्टों में शुमार है, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो है 20 करोड़ रुपए की भी स्कीमें नहीं होंगी। यानी सरकारी स्कीमें जो ये कहते हैं कि डिपार्टमेंटल हैं वो भी निकाल दिए गए हैं। तीसरी बात जो यहाँ पर बहुत बड़ा, मैं काकड़ साहब से रिप्लाई ले रहा हूं, काकड़ साहब इस पे रिप्लाई कर दे। जी जी प्लीज, मैं एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 3 साल में इसमें पहली दफा हो रहा है कि जो क्रिमिनल या जो हमारी सोसाइटी के सबसे ज्यादा इलेक्शन में आ रहे हुए लोग हैं उन स्कीमात लेके 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़ के डाले जा रहे हैं, और वो स्कीम सारे के सारे जाली स्कीमात होते हैं, अक्सर में से किकबैक्स और कमीशन। चौथी बात यह है कि बलूचिस्तान में जो है प्रो ग्रोथ जो है या आउटकम बेस्ड डेवलपमेंट बजट बनाने की जरूरत है, जिसमें सारे इलाकों में हमने ये कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत जो सूबा जिला जितना ज्यादा गरीब है उधर पैसे लगाओ में इतराज नहीं, बट इट हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, क्योंकि पैसा पब्लिक का है, हुकूमत का नहीं है। ठीक है, तरजीहात मुकर्रर करें कि हमने तालीम को 20% आगे बढ़ाना है, हम तालीम पे लगाएंगे, पोजीशन आपका साथ देगा। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये नहीं होगा कि वजीर आला डिस्ट्रिक्ट में 12 अरब रुपए जाएं हमारे। काकड़ साहब इसका बता दे, 12 अरब रुपए वज़ीर आला के डिस्ट्रिक्ट के लिए, बाकी इजला अगर इग्नोर किए जाएंगे तो अपोजिशन तो फिर एहतजाज करेगी। अपोजिशन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड चेक कर ले, शायद सदा के हल्के में माजी में स्कीमात में पैसे गए हो, ये मुझे मालूमात मुझे लोगों ने दी है। मैं मेरे अर्ज सुन ले भाई, मेरी अर्ज तो सुन लो, अर्ज तो सुन लो जी जी। 12 अरब रुपए लसबेला भी इसी सूबे का हिस्सा है और दूसरे हल्के भी उसी सूबे का हिस्सा हैं। पिछले 3 सालों में मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ पैसे गए हैं, ऐसे नहीं है कि हर साल लसबेला में 12 अरब रुपए गए, और अगर इस साल गए हैं कोई गैर कानूनी चीज इसमें नहीं है, वो प्रोसेस से गुजर के गए हैं, उसकी PWP अप्रूव हुई है, लसबेला के लोगों का इतना ही हक है जितने बाकी अजला के लोगों का है। हमारी प्लानिंग या प्रायोरिटी यही थी कि मुख्तलिफ अजला को मुख्तलिफ सालों में स्कीमात उनके लिए रखी गई, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम इलाकों को आप अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आप अगर फोर्सफुली ये कहें कि जी जो हम कह रहे हैं आप उस अंदाज में चलेंगे, ये रवैया एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है। काकड़ साहब लेकिन काकड़ साहब क्या ये 35 से 40 अरब रुपए 40 अरब रुपए कोयटा शहर में जो लगे हैं, सना साहब बताएं हमारा कौन सा MP है यहाँ पर? ये 40 अरब रुपए का क्यों तस्करा नहीं कर रहे, अप्रिसिएशन क्यों नहीं कर रहे? देखिए छोड़े जी सना साहब, करप्शन अगर कोई कर रहा है वो मुझ पे भी इल्जाम लगाएगा, आप पे भी लगाएगा। जी सना साहब के अकाउंटेबिलिटी के इदारे मौजूद हैं, उनको डिटरमिन कर दें कि अगर मैं करप्शन कर रहा हूं वो मेरी अकाउंटेबिलिटी करे। अगर ठीक है सना साहब शॉर्ट कमेंट कर दे इस पे, लेकिन यहाँ एलोकेशन हुई है। मैं इस पे शॉर्ट कमेंट मेरी ये है कि देखें हम यही बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 12 अरब लसबेला को चाहिए थे जिसमें बजट मंजूर करने दे जाते हैं, उस पहले कहते हैं कि हमने इस दफा इस जिले को, इस इलाके को इन बुनियादों पर तरजीह दे रहे हैं, वहां पर पसमानदगी ज्यादा है, तालीम की कमी है, रोजगारी है। अच्छा, दूसरी बात जब क्वेटा का जिक्र करते हैं, क्वेटा इज द कैपिटल सिटी ऑफ बलोचिस्तान, दूसरी बात यह है कि आज अरब रुपए खर्च नहीं हुए, 7वां कमिश्नर चेंज हो रहा है, उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना रहे हैं, सारा के सारे केसेस नैब में है, और सारे के सारे सीमेंट जो क्वेटा में रोड बनी हुई है उसी को तोड़ के दोबारा उसके ऊपर रोड बनाया जाता है। ठीक है साहब, आपका पॉइंट करप्शन करेगा, काकड़ साहब जरा एक शार्टली कमेंट कर दें, क्या मुकदमात वापस ले सकती है हुकूमत को, इस तरफ सोचा जा रहा है? मुझे इसका मुतालिक इल्म नहीं, लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं। पहले कहते हैं कि जी अपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसे नहीं देते हैं, जब हम कहते हैं कि 40 अरब देते हैं तो वो कहते हैं PD के जरिए करप्शन होती है। करप्शन अगर हो रही है, नैब का इदारा मौजूद है, दूसरे इदारे मौजूद है, वो उनको टास्क पे ले आएंगे। इसका मतलब है कि ये आर्गुमेंट गलत है कि अपोजिशन के। काकड़ साहब, सना साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको लिए चलेंगे कराची, और कराची में बात करेंगे तामीरात, नाजायज तामीरात जो गिराई जा रही है, उस पर आवाम तो चीख रहे हैं, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये इमारतें बनी कैसे, किसने मंजूरी दी, और वो लोग कब एहतसाब के नरगे में आएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैल रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शैल साहब बहुत बहुत शुक्रिया पुराने में वक्त देने का। शैल साहब, कराची की बात करें, हम कराची में नजायज़ जो तामीरात हैं उनको गिराया जा रहा है, पूरे मुल्क के अंदर हम देखते हैं
कि बिल्डिंग्स बन जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, ना पार्किंग होती है, ना मंजूरी होती है, ना नक्शा मंजूर कराया जाता है, ना एनओसी जारी होता है, फिर यह भी नहीं पता चलता ज़मीन किसकी है, किसने अलाट कर दी, किसके नाम पे मुंतकिल होगी, ट्रांसफ़र होगी, लेकिन मुतासिरीन बाद में रोते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होगी। आखिर ये जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उस वक्त हुकूमतें पूछती क्यों नहीं हैं? आपको मालूम है कि कराची के अंदर 30 साल तक जो है वो मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट के पास KMC और ये सब ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसाइल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वे में काम किया गया। और ना सिर्फ ये कि कराची में नई बिल्डिंग्स हाई राइज बनी, उसकी वजह से सीवरेज का और वाटर जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुतासिर हुई है, शहर की ब्यूटिफिकेशन मुतासिर हुई है। और सिर्फ कराची की नहीं, मैं आपको अगर एक बात शेयर करने की मुझे इजाज़त दें, मैं हैदराबाद गई, मैंने मैट्रिक हैदराबाद से किया है, तो मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं दोबारा जाके उस घर को देखूं जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने पहचाना ही नहीं कि मेरा घर कहाँ है। और फिर सामने जिनके यहाँ मैं गई थी उनसे कहा मैंने कि मुझे तो घर ही नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा मेन रोड के साथ घर था और एक बड़ा एरिया उसके सामने जो है वो खाली था और हम वहाँ पे खेला करते थे छोटे ओके। तो मैंने कहा ये रोड से इतने करीब आ गए, घर कहाँ है, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो पता चला कि उसके सामने जो है वो पूरी एक रो जो है तामीर कर दी गई और उस घर का जो फ्रंट था उसको क्लोज कर दिया गया और पूरे उनके राइट्स ले लिए गए। और इतनी दहशत थी कि लोगों ने खामोशी से पूरी एक रो जो है उसको इजाफा होने दिया। वो बोले ही नहीं कि भाई गंदी गली जो होती है 120 गज के उसमें, या बैक जो एक स्ट्रीट होती है जिसमें एक छोटा दरवाजा होता है जिससे आप अपना वहाँ पे गार्बेज वगैरह रखते हैं, आपने उनकी वो मेन एंट्रेंस कर दी। तो ये मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुई। हालांकि मैं उस घर में अब नहीं हूँ, लेकिन इंसान की यादें होती हैं, इंसान के ख्वाब भी जो आते हैं वो बचपन के उधर आते हैं। तो फिर वहीं पे हमारा एक बंद था। जब सैलाब वगैरह, हमारा बड़े भाई शाम को हमारा हाथ पकड़ के उस बंद पे ले जाते थे। फिर एक दो दफ़ा फ्लड जब आया सैलाब तो हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमने देखा कि पानी भी आया था और पूरा उस वक्त काफ़ी डर था। अभी वो मुझे नजर ही नहीं आया। वहाँ पे जो बंद था उसका जो दूसरा साइड था जो पानी की जगह थी, वहाँ पूरी आबादी MQM ने कर दी पूरी। जब ही तो शहर डूबते। इसी तरह कराची के जो बहुत सारे कोस्टल एरिया थे जिसमें सादी टाउन है, ये सब है, ये किस दौर में आबाद हुए, किसने इनको आबाद किया? अभी जो सादी टाउन में पानी आता है और लोगों का कितनी दफा सब कुछ टूटा है, बहुत से नाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी तजावुजात पे बनी हुई है। तो ये हमने तो नहीं किया ना, सबको मालूम है कि इसके दौर में चाइना कटी हुई, सारे बाग उड़ गए, सारे नालों पे मकान हो गए। अगर आप न्यू कराची जाएं, अगर आप न्यू कराची जाएं तो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि दुकानें जो हैं किस तरह से नालों के ऊपर बनी हुई हैं और वो बगैर किसी सेंस के ना सिर्फ नालों पे बैठे हुए हैं बल्कि जो छोटे छोटे दरमियान में नाले खुले हुए उन्होंने लबरेज कर दिया है पान। तो शैलर साहबा इन हालात में क्या आप नहीं समझती जिस दौर में या जिस वजीर के हुक्म पर और जिसने NOC जारी किया या जिसने अलॉटमेंट की या जिसने ये बस्तियां बसाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए तो ये बड़े तकलीफ की बात है कि गरीब आदमी जो है वो पूरे पैसे बचा के जमा पूंजी वो कोई फ्लैट लेता है, कोई छोटा घर लेता है। अब 200-250 गज के घर जो हैं ये यही है। अब तो खैर वो भी लोगों के पास नहीं रहे, वो उसको हम जो हैं वो एक नोटिस पे बाहर खड़ा कर दें। तो फिर ये कहा जाता है कि हुकूमत सिंध इनको सब्सटीट्यूट दे। मुझे बताएं कहाँ से ज़मीन लाए? अगर इनको दे देते हैं सब्सटीट्यूट, किस जगह दें? हाईवे पे बसाएं, वहाँ पे पानी कहाँ से लाएं? बिजली कैसे जाएगी? ये एक सारे मसाइल हैं। लेकिन माजी में अगर कुछ गलत हुआ शैलर साहबा, हुकूमत अब पीपल्स पार्टी की है, क्या पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए अगर कहीं जाली अलॉटमेंट्स हैं, अगर कहीं कब्जा ग्रुप्स हैं, अगर ज़मीन किसी और को बेच दी गई, इनके खिलाफ कार्रवाई करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, एक तो ये कि गलत को हमेशा गलत ही कहना चाहिए, गलत कहने से फिर गलत भी गलत हो जाएगा।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए और कार्रवाई भरपूर होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट 7-8 हज़ार से ज़्यादा, बल्कि हमें अब तो ये कहना चाहिए जो इतनी इंक्रोचमेंट निकली है, कभी मून गार्डन, कभी फलां कहाँ, तो ये तो कोई 50,000 से ज़्यादा ख़ानदान है, इनको एक हुकूमत कैसे बसा सकती है? या तो इमरान साहब जो हैं वो जो उनकी 50 लाख घर थे वो हमें दे दें, यहाँ पे कहीं बना दें पानी के साथ, तो ये कर दिया जाए। गवर्नमेंट के पास तो इतने ही इख्तियारात हैं कि वो इस मंसूबे में भी 120 गज़ के जो हैं मकान पीपल्स टाउनशिप के नाम पे वो लेकर आई है कि गरीब लोग खरीदें, उसमें भी जाहिर है कि ये स्कीम इस दफ़ा लेकिन बसाने की बात तो शायद सब बाद में होगी, बसाने की बात। लेकिन जिन अफसरान ने कोताही की, अगर आज भी वो मुख्तलिफ अपनी जगहों पर तैनात हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई सिंध हुकूमत कर सकती है। देखिए, ये ऑलरेडी सारे मुकदमात अदालत में हैं और मैं ये समझती हूँ कि हम किसी को बचा नहीं रहे। उठाइए, और अगर हम खुर्शीद शाह को, जिनको 2.5 साल से जो है उठाया हुआ है, इससे पहले शर्जील मेमन जो हैं जो कैद में थे, उससे पहले हमारे स्पीकर साहब जिस तरह आए, उससे पहले फरियाल साहिबा, आसिफ जरदारी साहब इस उम्र में इस गिरफ्तारी जो उनकी बीमारी है उसमें वो इस्लामाबाद जाते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि उनका वहीं मुकदमात चलने चाहिए, लेकिन उनको ये कहा जाता है क्योंकि सिंध के अफसरान और बहुत सारे लोग उसमें होंगे तो जी सिंध में ना सुना जाए, वहां सुना जाए। तो हम तो बहुत बेबस लोग हैं। हमें तो जब कहा जाता है 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले सीएम को कहा जाता है कि जी आप आ जाएं अदालत में, वो पहुंच जाते हैं। तो हमने तो मना नहीं किया है। लेकिन शहनाज साहब, गलती सूरत हाल ये हो कि कोई हुकूमत का अरेस्ट हो और वो जो है वो हुकूमत के खिलाफ ग्रुप बना ले और कहे वजीर आजम मिलना है, वो इंसाफ करे और मिल के कहे मेरे साथ इंसाफ हो गया, तो फिर मैं क्या कहूँ अदालतों को। लेकिन शहनाज साहब ये बताइएगा कि अगर देखिए कोताही तो हुकूमतों की है, आपकी हुकूमत हो, माजी की हुकूमत हो, रियासत जिम्मेदार है जिन लोगों का नुकसान होगा, क्या सिंध हुकूमत कंपनसेट करेगी इन लोगों को जो बेचारे सड़क पर आ जाएंगे? अच्छा, पहली बात तो यह है कि सिंध हुकूमत ने यही कहा है कि जो इनके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। हम जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं इसके बावजूद कि टैक्स में हमारा फेडरल टैक्सेस में हमारा शेयर 72.5 से ज़्यादा है और इस वक्त हमें 80 पॉइंट समथिंग जो है वो अपने शेयर्स जो हमें एस्टीमेट दिया गया था उससे कम मिला है। इन पूरे 3 सालों में इस हुकूमत ने भी और नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने हमें हमारे जो एस्टीमेट देते हैं हमेशा उससे कम दिया है। इस वक्त जो हमें इसके अलावा किसी और मत में भी 147 बिलियन का शॉर्टफॉल है। इसके अलावा गैस रॉयल्टी भी हमारी जो है वो 69 से 49 कर दी है। हम तो ऑलरेडी जो है 80% फेडरल शेयर पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी पंजाब की आबादी और सिंध की आबादी के परसेंटेज से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। तो हम तो एक हद तक ही मदद कर सकते हैं ना, और हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई तरीक़ा निकालें जिससे बनी गाला रेगुलराइज हो गया। हमारे ये गरीब लोग जिनके ये घर हैं उनको कोई मौका मिले। अगर ये नाले पे नहीं है, अगर ये रेलवे की लाइन पे नहीं है तो कोई तरीक़ा निकाले। अगर हुकूमत जो है पंजाब में वो जो रिहायशी कॉलोनीज हैं उनको 2% जो है वो लगा के जुर्माना रेगुलराइज करा रही है, अगर रिंग रोड स्कैंडल में जो है वो नवा सिटी और इस तरह की चीजें जो है उनको किया जा रहा है और उस पर कोई बात नहीं हो रही, तो ये तो फिर गरीब लोग हैं। मैं इनके साथ खड़ी हुई हूँ कि खुदारा इनके ऊपर रहम करें, कोई सिलसिला निकालें। ठीक है शहनाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।